Hello, good evening, everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C का कोर्स. तो we started with the general science classes and उसमें हमने पहले जो बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं या बायोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं. हमने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजी में वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाला. अब ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो वी आर टेकिंग मोर क्लासेस फॉर दैट और इसी में से मेन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक में से आते हैं वो, चाहे वो डिसीजेस को लेके हो, चाहे वो कोई इनिशिएटिव को लेके हो, गवर्नमेंट की स्कीम को लेके हो. ऑल दीज आर कवर्ड इन दिस टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. अब ऑल दीज क्लासेस जो हम कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए पीसीएस नॉमिनेशन रजिस्टर A2 एंड C, ऑल द क्लासेस आर फ्रीली अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. आपको डेली इसकी क्लासेस मिलती रहती हैं. इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द अदर सब्जेक्ट्स. पॉलिटी स्टार्ट करेंगे. अभी हम कर रहे हैं साइंस बिकॉज साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा इग्नोर किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स और इसमें से अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. So we started with that topic which is ignored or little bit tough for the candidates. But इसके बाद पॉलिटी जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस एग्जाम को लेके तो यू कैन मेंशन अस ऑन द गिवन नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा. कोई भी कहाँ से पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट कौन से करने हैं, जो भी डाउट आते हैं एग्जाम को लेके यू कैन कॉल अस ऑन दैट नंबर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जो हमने कल जहां पे छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. दैट इज द टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कल लास्ट में पढ़ा कोरोना वायरस, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज, ये न्यूज में था कुछ महीने पहले, तो इस पे ना पूछ लें कई क्वेश्चन आपसे. ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. देयर इज वन डिसीज कॉल्ड एज ह्यूमन, जैसे आपका कोरोना वायरस है ना वैसे एक और वायरस आया था, उसको बोल देते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस. मेटान्यूमो वायरस. अब ये ना कोई ज्यादा इसमें करने वाला कुछ नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं कहीं ये ना पूछ लें. जैसे कोरोना वायरस आया था ना, वो बोला जाता था कि उसका ओरिजिन चाइना में हुआ था, वुहान वायरस बोला जाता था. वो बात अलग है. बाद में हमने सोचा कि यूएन ने सोचा, डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि अब वायरस के जो नाम है ना ये कहां से आए हैं उसके नाम पे नहीं होंगे. जैसे पहले नाम दिया जाता था इबोला वायरस. इबोला इज अ रिवर इन अफ्रीका. तो क्योंकि वो वायरस उस एरिया के आसपास पहले ढूंढा गया तो हमने नाम रख दिया उस एरिया के बेस पे इबोला वायरस. और इससे होता क्या है, जैसे एक सिमिलर वायरस है जो आपने सुना होगा, हम इबोला वायरस भी पढ़ेंगे ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जो भी डिसीजेस न्यूज में है, चाहे वो आज या कुछ टाइम पहले, अब वैसे वो भी हम करेंगे कवर. एक है और वायरस है कॉल्ड एज जीका वायरस. अब ना जीका इज अ फॉरेस्ट. अब ये वायरस पहले उस फॉरेस्ट के आसपास मिला तो हमने उसका नाम रख दिया जीका वायरस. वैसे ही जैसे कोरोना वायरस पहले चाइना में ढूंढा गया तो बोल देते हैं उसको वुहान वायरस, पर ऑफिशियली हम उसको वुहान वायरस नहीं बोलते हैं. ये तो ट्रंप जी बोलते हैं कि चाइना वायरस, कि ताकि चाइना को डिफेम किया जा सके. पर यूएन और डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि आज के बाद हम डिसीजेस को लोकेशन के नाम पे नहीं रखेंगे. रीजन इज वेरी सिंपल. लेट्स सपोज आप घूमने गए हैं वहां इबोला रिवर के आसपास, तो आपको लगेगा ना यहां से तो वायरस आया था, तो क्यों ही इस एरिया में घूमना. तो स्टिग्मेटाइज हो जाती हैं ये प्लेसेस. तो ये चीज प्लेसेस क्या हो जाती हैं, स्टिग्मेटाइज्ड. तो उस स्टिग्मा को हटाने के लिए यूएन ने सोचा आज के बाद हम वायरस का नाम, डिसीज का नाम एरिया के नाम पे, लोकेशन के नाम पे नहीं रखेंगे, बिकॉज उस लोकेशन से फिर लोग स्टिग्मा क्रिएट कर लेते हैं और इससे इंपैक्ट पड़ता है. अब मान लो आप भाई उस एरिया में रहते हैं, इबोला रीजन में रहते हैं, अब कहीं गए, आपने बोला मैं तो उस रीजन से आता हूं, लोगों को लगेगा ये तो वायरस लेके आया होगा इबोला से, बिकॉज इबोला में तो डिसीजेस आती हैं. तो हमने बोला कि आज के बाद नाम बड़ा साइंटिफिक रखेंगे, तभी कोविड वायरस का नाम हमने रखा सार्स कोव 2. कल बताया था ना सार्स कोव 2. हमने वो नहीं रखा वुहान और चाइना वायरस, वो तो हम अनऑफिशियली बोल देते हैं. ऑफिशियली नाम क्या है, सार्स कोव 2, या एक और नाम बोल देते हैं शॉर्ट में कोविड 19.
बट इनका नाम चाइना वुहान वायरस नहीं है, पहले इनके नाम पे रखा जाता था लोकेशंस के नाम पे, जैसे कि इबोला और जीका। ये आपको पता होना चाहिए कि आज ऐसा नहीं होता है। अब जब कोरोना वायरस आया उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 2021 में 19 में स्टार्ट हुआ, 20-21 तक चला ये काम, फिर कुछ साल बाद 2-3 साल बाद एक वायरस आया, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसका भी ओरिजिन चाइना में ही देखा गया और इसके केसेस बहुत बढ़ रहे थे, चाइना में भी और इंडिया में भी। तो हमें लगा कहीं कहीं नया वायरस तो नहीं आ गया है कोरोना वायरस जैसा, कि एक और न्यू आ गया है कोरोना वायरस। तो इसको हमने समझा तो समझ में आया, WHO ने स्टडी की कि दिस वायरस इज अ वेरी ओल्ड वायरस। ऐसा नहीं है कि ये वायरस नया ढूंढा गया है, जैसे कोविड-19 वाज अ टाइप ऑफ अ कोरोना वायरस व्हिच वाज अ न्यू वायरस, पहली बार आया था तभी उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। पर जो ये वायरस था ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इट वाज अ वेरी ओल्ड वायरस, नॉट अ न्यू वन। 60 साल पहले इसको, 60 इयर्स पहले ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था टू कॉज डिसीज। और ये डच रिसर्चर्स ने 1960s में, मतलब इन द ईयर 1960, सॉरी इन द ईयर 2000, 1960 नहीं, वो तो उधर आ जाएगा ना 1960, तो 2001 में। तो दिस वायरस वाज वेरी ओल्ड वायरस, 60 साल पुराना था ये, हमने जब देखा। पर पहली बार हमने फाइंड कब किया? 2001 में। मतलब हमें पता 2001 में लगा, पर जब हमने पता लगा तो हमें पता लगा कि ये ऐसा नहीं है नया है, ये 60 साल से एग्जिस्ट कर रहा है वायरस। तो हमने जब स्टडी की तो कहने का मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इज नॉट अ न्यू वायरस, मतलब कहने का मतलब यही है। पेपर में आएगा दिस वायरस इज अ न्यू वायरस, नहीं, ये बड़ा ही ओल्ड वायरस है। और इसके सिम्टम्स भी वैसे ही होते हैं। हर वायरस के सिम्टम क्या होते हैं भाई? फीवर, कोल्ड, कफ, स्नीज, यही होते हैं ना। बट हमें यह समझना है कि बस जो ये वायरस है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंपैक्ट करता है, लाइक अ कोरोना वायरस। तो क्योंकि इसके सिम्टम्स भी कोरोना वायरस से मैच कर रहे थे तो हमें लगा कहीं नया आ गया है। तो इट इंपैक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर लंग्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंपैक्ट होता है, नोज, थ्रोट, इस पे। और ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए एक वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंपैक्ट करता है और इट्स अ ओल्ड वायरस, बस इतना पता होना चाहिए, काम खत्म। क्योंकि न्यूज में है तो मान लो कोई क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बन जाए तो आपको एटलीस्ट उसको इग्नोर ना करें आप। अब नेक्स्ट आता है, दो डिसीजेज हैं, एक है मिजल्स और एक है रूबेला। इन दोनों को करते हैं। ये हमने आपको पहले बता रखा था कि दीज डिसीजेज जो हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ना हमारा, मिशन इंद्रधनुष पढ़ा था हमने, कुछ डिसीजेज उसमें कवर हैं। तो अब एक दो डिसीज हैं, मिजल्स और एक है रूबेला। अब क्या होता है मिजल्स, कैसे होता है इसको समझते हैं। अब जो मीजल्स है, दिस इज अ वायरल डिसीज। इसको कौन कॉज करता है? एक वायरस है, उसके कारण ये होती है, दैट इज मीजल डिसीज। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ वेरी कंटेजियस डिसीज। कंटेजियस मतलब फैलती बहुत ज्यादा है एक से दूसरे तक, इट्स अ वेरी कंटेजियस डिसीज, ये पता होना चाहिए आपको। एंड थर्ड इज इट स्पेशली इंपैक्ट्स चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ही होती है, मतलब होती सभी में है पर मेजरली किसमें होती है? बच्चों में होती है मीजल्स। तो मीजल्स स्पेशली इंपैक्ट चिल्ड्रन, इट्स अ कंटेजियस। और ये होता कैसे है तो वायरस, मतलब ये फैलता कैसे है? थ्रू एयर। एयर से कैसे? कफ और स्नीज से, जैसे कोविड फैल रहा था, कफ और स्नीजिंग से। तो है ये वायरस कोई मॉस्किटो नहीं है, ये कफ और स्नीजिंग से फैल जाता है। क्योंकि बड़ा कंटेजियस है तो ये फैलता बहुत है। तो अगर एक बार मीजल्स हो गया तो पूरी कम्युनिटी के होने के चांसेस हो जाते हैं। दैट इज वाई जब हम मीजल्स पढ़ते हैं तो मीजल के लिए हमारे पास वैक्सीन है, तभी बच्चों को ये लगाई जाती है कि वैक्सीन लगा के एटलीस्ट इसको फैलने से रोका जा सके, ताकि बिकॉज इट इज अ वेरी कंटेजियस डिजीज, उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। और जो ये मीजल्स है, व्हाट इसका इंपैक्ट क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज अ severe acute
मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी। मतलब इट ऑल्सो इंपैक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक जो हमने पहले देखा। पर एक और है जो इसके मतलब आपको विजिबल होता है कि जिसको मीजल्स हुआ हो, दैट इज अ रैशेस ऑन अ बॉडी। आपको बॉडी पे रेड रैशेस दिखते हैं, सर्कल्स में रेड रैशेस होते हैं बॉडी पे, और ये स्टार्ट होते हैं बॉडी के अपर पार्ट से और फिर जाते हैं बॉडी के लोअर पार्ट में। तो इट स्टार्ट्स विद योर फेस, नेक, उससे जाते हैं बॉडी के लोअर पार्ट में, लेग्स तक। पर ये रेड पैचेस और रैशेस होते हैं बॉडी में, तो मीजल्स से ही होता है। अब इसको बचाने के लिए कि भाई आप में मीजल्स ना हो, तो हमारी वैक्सीन है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इंडिया में भी है मीजल्स वैक्सीन, ये आपको पता होनी चाहिए कि वी हैव अ मीजल वैक्सीन। अब जो वैक्सीन है हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन जो होती है ये वो डीएनए वाली भी हो सकती है और आरएनए वाली भी, बट मीजल वैक्सीन इज अ आरएनए वैक्सीन। अब ना डिसीजेज में यही पढ़ना है कि कौन करता है इस डिसीज को, कैसे फैलती है, क्या इंपैक्ट होता है, क्या वैक्सीन है, कैसी वैक्सीन है और उस डिसीजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जो एक क्या है, जैसे कफ फीवर तो बड़ा कॉमन सिम्टम है ना डिसीज का। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर होता है ना, फीवर तो क्या रिएक्शन होता है बॉडी का उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो जो बड़े स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे रैशेस इसी में होते हैं, मीजल्स में, रुबेला में भी होते हैं, पर बाकी डिसीजेस में रैशेस नहीं होते हैं। तो आपको ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं ये याद करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये वैक्सीन है हमारी आरएनए वैक्सीन, इसके लिए हमारे पास जो वैक्सीन है एक्चुअली वो 3 डिसीजेस की इकट्ठी है। उसे बोल देते हैं मीजल्स, रूबेला एंड मीजल, रूबेला एंड मम्स। तो ये वैक्सीन है तीनों डिसीज के लिए, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मतलब ये कौन सी वैक्सीन होगी, दिस इज MMR वैक्सीन। तो जब आपको आता है कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन है, MMR वैक्सीन, दैट इज मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये MMR वैक्सीन तीनों डिसीज के लिए है। हमारे जो ये प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम यही वैक्सीन देते हैं, तीनों डिसीज से बचाते हैं, चाहे वो रूबेला हो, चाहे वो मम्प्स हो, चाहे वो मीजल्स हो। अब आपको एक चीज बता दी है कि ये जो डिसीज है, जैसे हमने कोरोना वायरस पढ़ा, इन कोरोना वायरस यू स्टडी कि ये जो वायरस है इट इज अ ज़ूनोटिक वायरस। कल हमने देखा था ना कि ये वायरस ज़ूनोटिक है। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है इसका ज़ूनोटिक का, कि ये एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। कल पढ़ा था हमने ये, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, कॉल्ड एज ज़ूनोटिक डिसीज है ये। बट मम और जो मीजल्स है, दिस इज बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब ये आपको इंसान में मिलता है वायरस। दिस वायरस कैन नॉट बी फाउंड इन एनिमल्स। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन है। तो ये आपको इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए इस डिसीज के बारे में, और कुछ नहीं पता करना है आपको। आपको हेल्थ और डिसीज टॉपिक में जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बीच में नहीं घुसना है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको बस ब्रॉड पता हो कि ये डिसीज कौन करता है, कैसे फैलती है, क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी वैक्सीन है, वैक्सीन की टाइप क्या है, बस इतना पता है तो काम खत्म। जूनोटिक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, एग्जामिनर डालेंगे मीजल्स इज अ जूनोटिक डिसीज लाइक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो जूनोटिक है, पर मीजल्स इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी से लिंक एक और डिसीज है, दैट इज कॉल्ड एज रूबेला। डिसीज है ये, नाम नहीं है किसी का, ऐसा किसी सिंगर का नाम हो, पर नहीं, ये रूबेला डिसीज है। एंड दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। और वैक्सीन मैंने आपको बताई दी है, इसकी वैक्सीन सेम है जैसे मिजल्स की है, दैट इज MMR वैक्सीन। एंड MMR वैक्सीन पता लग गया आपको, तीनों की है। अब जो रूबेला है ये क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मीजल्स के है ना सिम्टम्स, रूबेला के भी सिमिलर सिम्टम्स हैं, बट एक सिम्टम है जो रूबेला में दिखता है, मीजल्स में नहीं दिखता है। दैट इज व्हेन रूबेला वायरस एंटर्स द बॉडी,
ऑफ अ फीमेल मदर, तो वो मदर से चाइल्ड तक डिसीज चली जाती है। तो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो चाइल्ड जो बर्थ है उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है। दिस इज द यूनिक इंपैक्ट, मतलब जो मीजल्स से अलग है, एंड वो हमें याद करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजेंटाइल रूबेला सिम्टम एंड दिस इज कॉल्ड एज CRS। तो रूबेला से होता है कंजेंट, ये रहा CRS, ये याद करना है। कंजेंटियल रूबेला syndrome. What does that mean? It simply means इससे क्या होता है, मिसकैरेज या फिर बर्थ में डिफेक्ट्स, मिसकैरेज और बर्थ में डिफेक्ट्स, ये अलग है। अब ये वायरस वैसे तो सेम है, जैसे मिजल्स में रैशेस होते हैं, इसमें भी रेड रैशेस होते हैं, इसमें भी फीवर होता है, वो तो कॉमन है। इसमें रैशेस और अलग क्या है, CRS, ये आपको याद करना है, क्योंकि कंजेंटियल रूबेला सिंड्रोम, इससे प्रेग्नेंट वुमेन से चिल्ड्रन पे भी इंपैक्ट होता है इस वायरस का, और इसमें भी रेड रैशेस होते हैं। बाकी बिल्कुल सेम है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आप समझ लें, तभी तो वैक्सीन क्या है, मीजल रूबेला की अलग है। तभी तो कई बार रूबेला को बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ जर्मन मीजल, it is called as, this disease is called as German measles। जैसे हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये मीजल है, तो these measles, this rubella is called as German measles, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक यूनिक है, कौन सा, ये बाकी पेपर में आएगा। तो तभी तो वैक्सीन भी क्या है, सेम है, मतलब इनके वायरस चाहे अलग अलग है, मतलब रूबेला इज नॉट कॉज्ड बाय अ सेम वायरस जो जो मीजल्स कॉज करता है। दोनों वायरस में डिफरेंस है, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी, डिफरेंस है बट कुछ सिमिलर है, तभी तो वैक्सीन भी क्या है, एक ही यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। नाउ द नेक्स्ट डिसीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो डिसीज हम करेंगे जो पेपर में बड़ी आती हैं, एक आती है HIV, एक आती है पोलियो, एंड बोथ द डिसीजेस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है HIV। हम इसको यही पढ़ेंगे, डिसीज का टेक्निकलिटी, और वी विल स्टडी अबाउट इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, वो ज्यादा पूछा जाता है, तो वी विल कवर दैट। और इसमें न्यूज में भी है कि ऐसे इसके ट्रीटमेंट आया है अभी, वो भी हम पढ़ेंगे ताकि करंट अफेयर भी साथ में कवर हो जाए। अब पहले समझो, अब इसका नाम क्या है HIV का, ह्यूमन नाम है इम्यून, ह्यूमन इम्यून अमीनो, जैसे हमने वर्ड यहां लिखा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक होता है एड्स, there are two terms, one is HIV and other one is AIDS। just give me a second, फोन साइलेंट पे लगा दे हम, तो बार बार तंग करेगा ये। there are two terms, HIV and AIDS। क्या फर्क है इसमें, पहले ये समझते हैं। पहला, HIV is human immunodeficiency virus and AIDS is the acquired immunodeficiency syndrome। ये तो पता होना चाहिए आपको टर्म्स, acquired इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहले इसको समझते हैं, दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, फिर समझेंगे कि क्या HIV या एड्स का कोई इलाज है या नहीं है, फिर कैसे इस डिसीज को रोका जाता है, क्या इसके कोई मेडिकेशंस हैं कि नहीं है, इसको समझते हैं। अब पहले ये समझें, दिस इज अ वायरस डिसीज, नाम में आ रहा है, इट इज अ वायरल डिसीज। HIV का मतलब है कि अगर ये वायरस आपकी बॉडी में इन्वेड कर गया, इट मींस यू आर HIV पॉजिटिव, अगर नहीं किया तो यू आर नेगेटिव। मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है एक, अगर ये आपकी बॉडी में इन्वेड कर गया तो आप HIV पॉजिटिव हैं। पर कोई चीज इन्वेड कर जाए ये वायरस, तो ये तो नहीं है कि इंसान पे
हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर वो पढ़ना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जब HIV उस लेवल तक पहुंच जाए बॉडी में, दैट इट स्टार्ट्स इंपैक्टिंग द पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज एड्स। तो ये फर्क है बस। HIV पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आप में वायरस है कि नहीं है। अब वायरस है, उसके इंपैक्ट्स दिखने लगे या इंपैक्ट होना लगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर वो हो जाए तो कॉल्ड एज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नाम देखें इसका, दोनों में आ रहा है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। तो मतलब दिस वायरस इज बेसिकली इंपैक्टिंग योर इम्यून सिस्टम। तो दिस वायरस जो ये है, दिस टारगेट्स इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। इट टारगेट्स इम्यून सिस्टम। कैसे, इसको समझते हैं। अब पहले इसको समझने से पहले ये समझें कि जो HIV वायरस है, देर आर 2 स्पीशीज। HIV वायरस की 2 स्पीशीज हैं, एक स्पीशी नहीं है। देर आर 2 स्पीशीज ऑफ लेंटिवायरस जीनस ऑफ रेट्रोविरिडे फैमिली। तो HIV की देर आर 2 स्पीशीज ऑफ वायरस, एक नहीं है, ये पता होना चाहिए। अब हमने आपको कल पढ़ाया था, एक फैमिली होती है, एक जीनस होता है, एक ऑर्डर होता है, पूरी कहानी होती है ना। ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, किंगडम, पूरी कहानी, फाइलम, क्लास। अब जो ये स्पीशीज हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली रेट्रोविरिडे। पेपर में यही आएगा। एंड द जीनस ऑफ दैट फैमिली इज कॉल्ड एज लेंटिवायरस। ये पता होना चाहिए कि ये रेट्रोविरिडे फैमिली के हैं और जीनस क्या है इनका, लेंटिवायरस। एंड HIV वायरस आर ऑफ 2 टाइप, मतलब ये HIV वायरस 2 स्पीशीज हैं इसकी, एक नहीं है। अब होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, इट टारगेट्स योर इम्यून सिस्टम। अब जब इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इट सिंपली मीन्स, हमने पढ़ा था इम्यूनिटी को लेके, बॉडी में देयर आर 2 सेल्स, वन इज बी सेल, अदर वन इज टी सेल। पढ़ा था ये कि बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, बी सेल और टी सेल्स। टी सेल आर कॉल्ड एज किलर सेल्स। अब जो बी सेल्स होते हैं, दीज सेल्स मेक एंटीबॉडीज टू अटैक द फॉरेन मटेरियल, दैट इज, फॉर एग्जांपल हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो बी सेल विल मेक एंटीबॉडीज टू अटैक वायरस। टी सेल्स देमसेल्व्स अटैक द वायरस। या फिर टी सेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, दीज हेल्पर टी सेल्स हेल्प द किलर टी सेल्स। टी सेल की 2 टाइप हैं, 3 होती हैं, एक होती है किलर, एक होते हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल हेल्प करते हैं किलर टी सेल को काम करने में, और हेल्प करते हैं बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने में। जब आपकी बॉडी में HIV वायरस एंटर करता है, देन दिस वायरस के कारण बॉडी में हेल्पर टी सेल्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? हेल्पर टी सेल्स की। और दीज हेल्पर टी सेल्स को हम एक नाम दिया होता है CD4 सेल्स। अब जब CD4 सेल्स की कमी हो गई, तो मतलब आपकी बॉडी में ना तो बी सेल उतने एक्टिव हो पाएंगे, ना किलर टी सेल्स उतने एक्टिव हो पाएंगे, एंड दीज 2 सेल्स आर रिक्वायर्ड टू अटैक द वायरस। अब जब CD4 सेल्स की कमी हो जाए, इन अ नॉर्मल बॉडी द कंसंट्रेशन ऑफ CD4 सेल इज अराउंड 500 to 1500। जब ये कम होके 200 पहुंच जाए, ये नॉर्मल होती है इसका नंबर इन मीटर क्यूब ऑफ पर मीटर क्यूब ब्लड में। जब 200 से कम हो जाए तो हम बोलते हैं CD4 सेल की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, इंसान तो क्या हो गया है, HIV। तो HIV से ये प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब किसको अटैक कर रहे हैं ये? आपके इम्यून सिस्टम को। दैट्स व्हाई नेम इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको इतनी कहानी सभी को पता है कि कैसे फैलता है, इसमें कभी आएगा तो नहीं, पर इसको समझ लें कि एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये फैलता कैसे है? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब देखेंगे ना, हर वायरस के फैलने के तरीके अलग हैं। मीजल भी वायरस है
डेंगू भी वायरस है, HIV वायरस है, पर ये कैसे फैलता है? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स इन द सेंस, बॉडी फ्लूइड्स में आ जाता है ब्लड एक्सचेंज हो रहा है अगर, या जो सीमन और वेजाइनल फ्लूइड्स हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं, या फिर अब ना बॉडी फ्लूइड में एक एग्जांपल है, जैसे सलाइवा भी बॉडी फ्लूइड मान लेते हैं, पर ये सलाइवा के कारण नहीं होता है, ये ब्लड, सीमेन या वेजाइनल फ्लूइड, या फिर एक होता है ब्रेस्ट मिल्क, ये इसमें आते हैं, ये बॉडी फ्लूइड में काउंट करते हैं, बट वी डू नॉट कंसीडर सलाइवा। तो तभी बोलते हैं कि जो किसिंग होती है उससे HIV नहीं होता है, चाहे सलाइवा एक्सचेंज हो रहा हो, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ बॉडी फ्लूइड जिसमें वायरस क्या हो जाए, ट्रांसफर हो पाए फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अब ये तीन हैं तरीके से होता है, सलाइवा से नहीं होता है, ना फूड साथ में खाने से होता है, ना हग से, ना किसिंग से, इन चीजों से नहीं होता है। ये इसलिए बताया जाता है, गवर्नमेंट ये अवेयरनेस फैलाती है ना कि भाई HIV जो पॉजिटिव लोग हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लोगों को डर लगता है ना कि जो HIV पॉजिटिव है उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं खाना, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करनी, कहीं हमें ना हो जाए, पर हमें पता होना चाहिए इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो किसी के साथ बैठे हैं तो खून थोड़ा ना पी लेंगे उसका। तो ये जो चीजें होती हैं, तो ऐसी अवेयरनेस फैलाना कि HIV पॉजिटिव लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो गवर्नमेंट प्रमोट दैट। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंदर गवर्नमेंट एक तो क्या करती है, अवेयरनेस फैलाती है कि लोगों को पता हो कि HIV कैसे होता है, तो कैसे रोकना है और कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहां तक क्लियर है। अब एक चीज समझ लें, अगर HIV हो गया है तो इसका भाई कोई भी क्योर नहीं है। इफ पर्सन इज HIV पॉजिटिव, अभी अभी एट प्रेजेंट उसको तुम बंदे को HIV नेगेटिव नहीं कर सकते हो, क्योर नहीं है मतलब। हाँ, तुम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट दे सकते हो, पर ट्रीटमेंट से क्योर तो नहीं होगा। हाँ, इंपैक्ट्स कम हो जाएंगे उसके, कि HIV फैले ना, या जिसको HIV है उसमें सिम्टम्स ज़्यादा ना दिखें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस इंसान को HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है जो इंसान, और लेट्स सपोज वो बाद में एड्स में भी कन्वर्ट हो गया है वायरस, तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो, कल देखा था ना हमने एक सिंपल सी एग्जांपल, जब कोरोना वायरस था तो उस टाइम पे ब्लैक फंगस थी, जो जो ब्लैक फंगस हमने कल पढ़ी थी, उसकी डिसीज हो रही थी आईज में, या आपकी बॉडी में। वो फंगस वैसे एक्टिव नहीं होती है बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पर जैसे ही कोरोना वायरस आया जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, तो वो अपने आप जो था ब्लैक फंगस वो एक्टिव हो गया, और हमने वो उसका नाम भी पढ़ा था, दिस ब्लैक फंगस इज कॉल्ड एज, बताएं जिसने कल पढ़ा था वो, कि ब्लैक फंगस को किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये पेपर में पूछ लेंगे, क्योंकि ये पेपर में न्यूज में रहता है ना, कोविड के टाइम पे ब्लैक फंगस हुआ था, तो जो ब्लैक फंगस था डिसीज, ये क्यों हुआ, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। वैसे ये नहीं होता है, वैसे ये नहीं होता है, क्योंकि इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो ऐसी फंगस के अगेंस्ट हमारे बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, पर ये हुआ। तो इसीलिए जब आज जब बंदे को HIV हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो उसमें फिर बाकी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि TB उसको हो जाता है। अब जिसको भाई HIV है उसको डेंगू वायरस भी इंपैक्ट करेगा। नॉर्मल इंसान को डेंगू वायरस से लाइफ को थ्रेट नहीं होता है, पर जो HIV पॉजिटिव पर्सन है जिसको एड्स है उसको डेंगू वायरस भी मार सकता है, बिकॉज इंसान की इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक है। आया समझ में यहां तक? अब ये चीज है कि इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, क्योर तो इसका नहीं है। तो पहला लिखें इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि और इसमें कुछ जानने वाला नहीं है। पहला है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART। अब जो भी HIV पॉजिटिव इंसान है, अगर उसको ये थेरेपी दी जाए, अब ना मैं नाम देखें इसका, रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब जो HIV वायरस है इट इज अ RNA वायरस। उस वायरस के अगेंस्ट
एंटी रेट्रोवायरल वायरस के अगेंस्ट कोई थेरेपी है, दैट इज कॉल्ड एज ART। अगर HIV पॉजिटिव पर्सन को हम ART दें तो वो HIV पॉजिटिव कोई HIV जो नेगेटिव है उसमें ये ट्रांसफर नहीं करता है वायरस। ऑफ कोर्स नॉट 100%, एफिशिएंसी इज अराउंड 95%। तो अगर लेट्स सपोज आपका कोई मतलब आपका पार्टनर है वो HIV पॉजिटिव है, तो अगर आपका पार्टनर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहा है, फिर आपको HIV होने के चांसेस 95% कम हो जाते हैं। मतलब दिस इज अ वे कि HIV फैले ना। एक प्रॉब्लम है HIV की कि ये फैलता है। अगर हम HIV को फैलने से रोक दें तो हमने HIV की प्रॉब्लम को कुछ हद तक डील कर लिया। जिनको हो गया है HIV पॉजिटिव हो गए हैं उनको नेगेटिव तो नहीं किया जा सकता एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पर उसको रोका जा सकता है। तभी कौन सी है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब एक और तरीका क्या है? अब जनरली एक है HIV पॉजिटिव पर्सन को आपने ये दी, एक होता है जो HIV नेगेटिव पर्सन है, अगर हम उसको ही एक्सपोजर करवा दें, उसे बोल देते हैं प्री एक्सपोजर, इसे बोलते हैं PrEP। वो ART था, ये क्या है? PrEP, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। अगर ये ट्रीटमेंट HIV नेगेटिव पर्सन को दे दें तो उसको HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो HIV नेगेटिव है उसको अगर आपने ये PrEP दे दिया, ये थेरेपी दे दी, तो उसको क्या होगा? उसको फिर HIV पॉजिटिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज उसको आपने प्री एक्सपोज कर दिया है इस डिसीज से, तो उसकी बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाती है। तो ये है। और यहाँ एक और है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग रिलीजिंग। थर्ड वन इज ड्रग रिलीजिंग वेजाइनल रिंग कैप्स। मतलब ये रिंग्स वेजाइना पे लग जाती हैं और वो ड्रग रिलीज करती रहती हैं, तो इससे भी क्या नहीं होता है? HIV ट्रांसमिशन रुक जाती है। वी हैव दीज 3 वेज अभी, क्योर के नहीं, प्रिवेंशन के, कि HIV फैलने से रोका जा सके, वो ट्रीटमेंट है। हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं है कि हम HIV को क्योर कर लें, अभी तक तो नहीं है। पर अब रिसेंट न्यूज में एक चीज है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल थेरेपी। ये पढ़ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि न्यूज में है स्टेम सेल थेरेपी। अब आपको ये पता है क्या होते हैं स्टेम सेल्स? इसको बता देते हैं, हम पता रखे हमने पहले, आपको पूरी क्लासेस में स्टार्टिंग में यही समझा था हमने। स्टेम सेल्स वो होते हैं, इट्स लाइक अ स्टेम, उससे बाकी सेल्स बनते हैं। मतलब स्टेम सेल्स आर लाइक दो सेल्स जिससे बाकी सेल्स बनते हैं। बोन मैरो है ना, उस बोन मैरो से आपके RBCs WBCs बनते हैं। तो बोन मैरो इज अ स्टेम सेल जिससे बाकी सेल बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं उसके टाइप पे स्टेम सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट स्टेम सेल से बाकी सेल बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक हमने रिसर्चर्स ने एक चीज फाइंड की कि एक जीन था, दैट जीन इज कॉल्ड एज CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन। ये याद कर लेना, पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा। CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन, मतलब आपकी किसी कुछ लोगों की बॉडी में ये जीन मिलता है। बस ये जीन है, ये समझ लें, बस काम खत्म। नाम दे दिया, नाम से क्या लेना आपको, पेपर में पता हो CCR5 क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ अ जीन विच इज फाउंड इन जस्ट 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया के 1% लोगों में ये जीन मिलता है। एंड दीज पीपल आर फाउंड इन कॉकेशियन रीजन। कॉकेशियन माउंटेन्स है ना, अर्मीनिया अजरबैजान के आसपास, तो कॉकेशियन रीजन में ये लोग रहते हैं, उनमें ये जीन मिलता है। अब ये जीन जिनमें होता है
उनमें एचआईवी नहीं होता है। कैसे, ये समझते हैं। आपको हमने कल बताया था एक वायरस होता है, वायरस के पास बॉडी में एंटर करने के लिए सेल से उसको बाइंड होना पड़ता है। तो सेल पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। और ये वायरस, जैसे कल कोविड पड़ा था, उसके कोविड के स्पाइक प्रोटीन्स थे ना, तो मतलब ऐसा कुछ होगा सेल वायरस पे जिसके कारण वो सेल पे बाइंड होगा। तो सेल पे रिसेप्टर होना चाहिए। इन शॉर्ट, सेल पे रिसेप्टर होता है और वायरस उस रिसेप्टर से जाके चिपकता है और बॉडी में एंटर करता है। इन अदर वर्ड्स, अगर वायरस को बॉडी में एंटर करना है तो बॉडी में उस वायरस के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होना चाहिए। किस पे, सेल पे। अब जिनमें ये जीन होता है, जिन लोगों में, उनमें एचआईवी वायरस की दो स्पीशीज हैं। वो स्पीशीज इस जीन की वजह से बॉडी में एंटर नहीं कर पाती, बिकॉज इस जीन के कारण जो एचआईवी वायरस का रिसेप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब आप ये समझ लें, अगर वायरस के पास चाबी हो सेल में घुसने की तो वो घुस पाता है, और ये जीन उस चाबी को खत्म कर देता है। नॉर्मली वो चाबी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हमने देखा जिनमें ये जीन है उनमें एचआईवी नहीं हो रहा है, पर ये कुछ ही लोगों में है, 1% लोगों में। अब बाकी लोगों में क्या किया जाए, तभी तो हम पढ़ते हैं जीन टेक्नोलॉजी, जीन मॉडिफिकेशन, जीन एडिटिंग। अगर हम इस जीन को ले आए और उन लोगों में डाल दें कि जिनमें एचआईवी होने के चांसेस हैं, तो उनमें एचआईवी ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या इनफैक्ट उनमें एचआईवी हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये जीन ऐड करने से उनकी जो वायरस की चाबी थी पहले सेल के पास, उस चाबी को ये जीन खत्म कर देगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी थेरेपी करें तो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब एक चीज और है इसमें, इसको समझें। अब ये जीन है, जिनमें आ गया उनमें एचआईवी एंटर नहीं कर पाएगा, इन शॉर्ट। अब आपको पता है आपका जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड होता है। 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से, 23 आते हैं मदर से। वही होते हैं ना 22, और एक होते हैं आपके एक्स या वाई। इधर भी क्या होगा, 22 एक्स या वाई, दोनों नहीं होंगे। अब दोनों कॉपीज आती हैं। अगर ये जीन दोनों पेरेंट्स से आया हो तो इसकी कितनी कॉपीज होंगी बॉडी में, 2 कॉपीज होंगी। अगर 2 कॉपीज हैं तो फिर तो एचआईवी वायरस बिल्कुल बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। पर अगर एक पेरेंट से ये जीन आया है, दूसरे से नहीं आया है, तो एक से आया है, तो एचआईवी एंटर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है कि जीन की अगर दोनों कॉपीज आ रही हैं, मतलब दोनों पेरेंट से जीन आ रहा है, तो फिर तो एचआईवी बॉडी में एंटर कर ही नहीं सकता है। अगर सिर्फ एक पेरेंट से आ रहा है ये जीन, दूसरे से नहीं आ रहा है, तो एचआईवी एंटर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, एलिमिनेट नहीं होते हैं। अगर हम इसी जीन को नॉर्मल लोगों में डाल दें जिनमें एचआईवी होने के चांसेस थे, तो उनमें भी एचआईवी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल थेरेपी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या है ये जीन का नाम और ये कैसे काम करते हैं। और स्टेम सेल क्या होते हैं, जिससे बाकी सेल्स बनते हैं। अगर आपने उन सेल्स में जीन चेंज कर दिए तो बाकी जो सेल बन रहे होंगे उनमें भी जीन चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लें कि स्टेम सेल बाकी सेल्स को बनाते हैं। अगर आपके स्टेम सेल में चेंज हो गया, बेस में चेंज हो गया, जो से बनने वाली चीज है उसमें भी चेंज हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडा। ठीक है यहां तक। अब एक चीज और समझें इसको। हमारा जो एचआईवी को लेके गवर्नमेंट का पॉलिसीज है उसको भी हमें करना पड़ेगा कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं टू डील विद एचआईवी। इसको हम देख लेते हैं। अब पहला समझें, देयर इज वन गोल दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे कि 2030 तक हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं दुनिया में। उनमें से एक गोल है एसडीजी 3.3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3। दिस गोल से दैट हम एचआईवी इन्फेक्शन को जीरो कर देंगे, इन्फेक्शन को जीरो कर देंगे। मतलब एचआईवी फैलना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बाय 2030। दिस इज द गोल सेट बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है एचआईवी को लेके, इंडियन गवर्नमेंट का गोल है। वो क्या है उसको देख लें। दैट इज कॉल्ड एज 90
90-90 स्ट्रेटेजी। क्या है ये स्ट्रेटेजी, इसको समझ लें। 90-90-90 स्ट्रेटेजी। इसमें हमारा टारगेट क्या है कि जिन भी लोगों को एचआईवी है उसके 90% लोगों को हम थेरेपी दे पाएं, जैसे कि एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी जो एचआईवी पॉजिटिव है। अब 90% लोगों को आपने थेरेपी दे दी, 100 में से 100 लोगों को मान लो क्या है 100% जो एचआईवी है उनमें से 90% को आपने थेरेपी दे दी। अब 90% को थेरेपी दोगे, उससे क्या होगा? जब आप थेरेपी दोगे तो हम क्या चाहते हैं कि एचआईवी ना फैले। क्यों देते हैं हम एआरटी थेरेपी? कि एचआईवी पॉजिटिव पर्सन एचआईवी बाकी नेगेटिव पर्सन को ना दे। तो हम चाहते हैं कि पहले तो एआरटी दे पाए 90% लोगों को, और वो 90% इफेक्टिव भी हो, और वो 90% ट्रांसमिशन कम भी कर दे। तो ये हमारा गोल है, 90% लोगों को मिले, 90% इफेक्टिव हो और 90% ट्रांसमिशन कम हो जाए। दिस इज द स्ट्रेटजी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें अचीव करनी है। अब ना इंडिया में ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखें, मतलब आपको सिंपल सा गोल है 90% लोगों को थेरेपी दें, वो थेरेपी 90% इफेक्टिव हो, उसका आउटकम क्या हो कि 90% ट्रांसमिशन रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। दैट इज द गोल ऑफ इंडिया। 100 नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल गोल है। ये नहीं है 100 कि 100 को थेरेपी दें, 100% इफेक्टिव हो, 100% फैल ना पाए, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। 90-90-90 रखा है। गवर्नमेंट भी थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है इन चीज़ों को लेके। अब ना हमने आपको चीज़ बताया कि इंडिया में एचआईवी के जो केसेस हैं, लॉजिकली बताएं बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे होंगे। पेपर में आएगा कि एचआईवी केसेस आर इंक्रीज इन इंडिया इन द लास्ट डिकेड। एक साल में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि डाटा इकट्ठे करने में टाइम लगता है, तो ये 5-7 सालों का डाटा पूछते होते हैं। तो इन इंडिया एचआईवी केसेस आर रिड्यूसिंग। इन फैक्ट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इसके नंबर परसेंटेज कम हुआ है, मतलब कम, बहुत ही सब्सटैंशियल नंबर में कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम, 2% कम हुआ है, 4%, अराउंड 37% कम हो गया है इन द लास्ट 2010 और 19 का डाटा अगर हम देखें जो हमारे पास अवेलेबल है। इन ईयर्स में 37% एचआईवी के केसेस कम हो गए हैं। मतलब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी काम कर रही है। हमें 90% कम करना है ना, टारगेट है हमारा। अभी हमारा 2019 तक 10 के मुकाबले 37% कम हुआ है। बट देर आर सर्टेन स्टेट्स जहां पे इनका बड़ा प्रेवलेंस है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां बहुत ज्यादा है ये। चाहे वो मिजोरम हो, मेघालय हो, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़े ही क्या हैं, ये एचआईवी के हॉटस्पॉट हैं। चाहे मेघालय, चाहे मिजोरम, चाहे नागालैंड, दीज 3 स्टेट्स आर facing huge number of HIV cases। नागालैंड, यहाँ पे मेनली क्या है, जैसे HIV फैलता है ना, आपको बताया था कि ब्लड से फैलता है, बॉडी फ्लूइड है ना ब्लड। तो जब आप कंटैमिनेटेड इंजेक्शंस यूज करेंगे, आपके दोस्त ने कोई ड्रग इंजेक्ट किया, इंजेक्शन का यूज करके, फिर आपने कर लिया, ऐसे ही करते रहे। और नॉर्थ ईस्ट में ड्रग की बड़ी प्रॉब्लम है, और जहाँ ड्रग ज़्यादा है वहाँ पे इंजेक्शंस भी यूज़ हो रहे होंगे। और इंजेक्शंस, भाई कोई बंदा जब ये ड्रग एडिक्ट है तो कहाँ इतना लॉजिकल हो पाएगा कि भाई नई नई नीडल लेके आते हैं। तो यही चल रहा है। पंजाब में भी आप देखेंगे एचआईवी के केसेस बढ़े थे जब से ये इंजेक्टेड ड्रग्स आने स्टार्ट हुए। तो जहाँ ड्रग्स ज़्यादा यूज़ होंगे वहाँ पे एचआईवी के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आपकी अगर कंटेमिनेटेड नीडल है तो वो आगे फैलती रहेगी। यही कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट में बिकॉज ऑफ ड्रग यूज। और दूसरा अनसेफ जो प्रैक्टिसेस हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसके कारण भी ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं इसको देखते हैं। ये आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। हमें ये भी पता है कि भाई जो एचआईवी वायरस है
ये आरएनए वायरस है, ये आपको हम वैसे बता रहे हैं, अभी बताते हैं गवर्नमेंट की स्कीम। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। इसका मतलब क्या है? ये वायरस पहले किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए में, इसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है। ऐसे ही वायरस काम करता है ना, फिर आपके सेल को हाईजैक कर देता है। और हर वायरस किसी ना किसी पर्टिकुलर सेल में जाके घुसेगा। वायरस भाई, पहली बात तो हमने देखा कि कोई हर वायरस के फैलने के तरीके अलग अलग हैं, मतलब यूनिक होता है। कोई एयर के थ्रू फैलता है, कोई बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैल रहा है, कोई मॉस्किटो लेके जाता है, ऐसे नहीं फैलता है। कोरोना वायरस हवा से फैल रहा था। डेंगू वायरस मॉस्किटो लेके आता है, ऐसे नहीं है डेंगू वायरस आपका पड़ा है कहीं पानी पे। जैसे जो ये वायरस पानी में रहते हैं ना, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, अब पानी से डायरेक्टली आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, पानी पे पहले मॉस्किटो जाएगी, वो लेके आएगी। तो वायरस के फैलने के बड़े तरीके हैं यूनिक। अब वो जाके बॉडी में किन सेल्स पे अटैक करता है वो भी यूनिक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमें नहीं पता। मेडिकल साइंस को ये पता होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये आंसर अभी हमने नहीं ढूंढे हैं। अभी हमारी साइंस भी बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे है। जैसे आपको पता होगा कि हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। आपने कोई चीज टाइप की यहाँ से अपने कंप्यूटर में, कहीं पहुंच गई, तो वो डाटा आपके जा रहा है ना, लाइट की वेव, मतलब लाइट के थ्रू जा रहा है या वेव्स के थ्रू जा रहा है। अब उन वेव्स में डाटा कैसे स्टोर है, साउंड वेव में साउंड कैसे जा रही है, ये कैसे स्टोर होती है वो नहीं पता। हमें ये पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। तो अभी साइंस बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे है। हमें पता है कि ए से बी होता है, ए से बी कैसे होता है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूड लेवल पे है अभी। तो वही है, मेडिकल साइंस तो पूरी क्या है, बड़ी इंपीरिकल है। ए से बी होता है, बी से सी होता है, क्यों होता है, ए से डी क्यों नहीं होता, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें उससे क्या लेना, पर तभी कह रहे हैं साइंस को बड़ा ही ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ें। ऐसे ना पढ़ें इमेजिन करके कि वायरस को इमेजिन ना कर पाए। साइंस में प्रॉब्लम आती है, अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इमेजिन नहीं हो पाता है। और ये चीजें इमेजिन करने वाली है भी नहीं है। दे आर वेरी वेरी इंपेरिकल, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव। नॉट इन द सेंस कि भाई ये बड़े ही लॉजिकल हैं इस सेंस में कि इनको सब पता हो। तो बड़े अजम्पशन के बेसिस पे चलती हैं चीजें। अब RNHIV में ये वायरस है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं किसी वायरस के, जो आरएनए वायरस है, उसको उसके डीएनए में कन्वर्ट ना होने दूं, डीएनए में कन्वर्ट ना होने दूं, तो वायरस का ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मतलब मैंने उसके आरएनए को हाईजैक कर लिया, तो उसे बोल देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। कल को फ्यूचर में ये भी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि हम एचआईवी वायरस को, जो आरएनए वायरस है, आरएनए के इंटरफेरेंस से उसके आरएनए को ही हाईजैक कर दें ताकि वो आगे जाके सेल में काम ही ना कर पाए। तो सेल में अगर वायरस आ भी जाएगा, वो वायरस इनइफेक्टिव होगा बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस एट द आरएनए लेवल। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। दिस इज यूज्ड इन वेरियस केसेस, बट यहां पे नहीं हो पाती है, यहां पे नहीं हो पा रही है बिकॉज एचआईवी वायरस, आरएनए वायरस को जब वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वायरस की, वो म्यूटेट हो जाता है। आपने आरएनए इंटरफेरेंस किया, वायरस ने अपना आरएनए ही चेंज कर लिया, तो वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती है। तो ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि हम उसके आरएनए को इंटरफेयर कर दें, पर म्यूटेशन की वजह से ये हो नहीं पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है। कल को हो पाए तो बात अलग है, पर ये टेक्नोलॉजी है आरएनए इंटरफेरेंस की। अब मैं इसको एक बार और समझाता हूँ क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसको ऐसे समझने, हमने आपको पहले बताया था आपकी बॉडी में डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, कुछ नहीं है। डीएनए इज लाइक अ कोड जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। कोड क्या होता है आपका, कुछ नहीं होते हैं, बेसिस होते हैं। ATGC AGCT ये सारे होते हैं, और यही जो होते हैं कोड होते हैं। मतलब ये क्या बनाते हैं आपकी बॉडी में, प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड आई टोल्ड यू डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बनाता है, डीएनए फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू mRNA, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये काम कहाँ हो रहा होता है, आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू, दैट इज tRNA, ट्रांसफर आरएनए, which converted into rRNA, राइबोसोमल आरएनए। दिस राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम पे जाता है,
जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है उससे क्या बनता है, प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब आपको इतना पता लग गया कि कोई भी वायरस है, कोई भी इंसान है, वो जो काम कर रहा है वो डीएनए के कारण कर रहा है। मतलब आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो डीएनए के कारण हो रहा है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है देन यू हैव टू चेंज एट द डीएनए लेवल। तो अगर आपने डीएनए में कोई भी चेंज कर दिया तो वो चेंज कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा। कोई प्रोटीन बन रहा था बिकॉज आपका डीएनए का कोई कोड था जो प्रोटीन बना रहा था। अगर आपने वो कोड डिलीट कर दिया तो डीएनए बनना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको प्रोटीन को खत्म करना है तो आपको डीएनए को खत्म करो, या क्या करो, आप इस प्रोसेस को हाईजैक कर लो। तो आपने कोड चेंज नहीं किया, कोड वैसा का वैसा ही है, आपने ये नहीं बनने दिया क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हाईजैक हो जाएगा। तो या तो आप किसी का बेस चेंज कर दो, या बेस से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हाईजैक कर लो, तो उसे बोल देते हैं कि आपने डीएनए को चेंज नहीं किया, आरएनए में इंटरफेरेंस कर दी। दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। ये आपको पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आरएनए इंटरफेरेंस, ये आपको बता दिया है हमने। अब हम कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एज फार एज एड्स के कंट्रोल को लेके। तो इसको हम लिख लेते हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। एक हमने बता दिया है 90-90-90 वाला स्ट्रेटजी, पर बाकी देख लो। एक हमारा बहुत पहले, अब ना देखें 1980s में HIV के केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि HIV वायरस हमने 90s-80s में पहली बार ढूंढा। इट वॉज बेसिकली डिटेक्टेड इन 1920s। 1920 में भी इसके बारे में आइडिया मिल गया था। जो कोंगो है, बेल्जियन कोंगो, वहां पे पहली बार हमें इस वायरस के बारे में पता लगा। पर ये फैला कब, 1980s में फैलना स्टार्ट हुआ। और 1980s में फैलना स्टार्ट हुआ तो इंडिया की गवर्नमेंट जब अवेयर होगी, तो इंडिया में जब फैलेगा वो 1980s के बाद ही फैलेगा। तो गवर्नमेंट ने 1992 में, 1992 में एक प्रोग्राम लेके आए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और एक थी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लेके आए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो 1992 में आया, अब इस कंट्रोल करना है हमें। अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको साफ पता है। एक तो आप कौन सी दोगे, इसमें थेरेपीज दोगे जो हमने डिस्कस किए हैं, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपीज। एक क्या फैलाओगे आप, अवेयरनेस की जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करें। तो ये सारे अवेयरनेस फैलाओगे और सेफ प्रैक्टिसेस प्रमोट करोगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। या आप क्या करोगे, लोगों को बताओगे, ये तो पता हो कि इंसानों को अपना स्टेटस पता है कि नहीं है, कि किसी को अपना स्टेटस पता है HIV के, नहीं, ताकि जिसको पता है वो एटलीस्ट प्रिवेंशन तो ले सके। तो एक अवेयरनेस फैलानी है, एक क्या करना है, डिटेक्शन करनी है, एक क्या करनी है, सेफ प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी है, एक थेरेपीज देनी है, ART। ये इसका प्रोग्राम है, एंड दिस वाज टोटली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सारा जो खर्चा है इसमें कौन करता है, सेंटर करता है। स्टेट से एक्सपेक्टेड भी नहीं था, सेंटर को ही स्टेप लेने पड़ते हैं, स्टेट तो वैसे उलझी पड़ी है बाकी कामों में। तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और वैसे ही हमने बहुत सारे सेंटर्स भी बनाए हैं जहां थेरेपी मिलती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स बने हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि ये थेरेपी मिल पाए, ताकि HIV पॉजिटिव पर्सन एटलीस्ट HIV को ट्रांसमिट तो ना करे बाकियों में। हम जिसको हो गया तो वो तो चलो ठीक है, अब क्या किया जाए उसका, बाकियों को तो ना फैले। जिसको हो गया है उसका क्योर तो नहीं है, पर उनके कारण बाकियों तक ना फैले, तो हम ART थेरेपीज दे रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिसको हो गया है उसके बाद और को ना फैले। इंडिया में अराउंड 2 मिलियन केसेस आर देयर ऑफ HIV। 20 लाख लोग HIV पॉजिटिव हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप लेके इसको कम करने की कोशिश की है, आपको बताया 37% कम हो गया है। अब एक और है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्ट था, मैं आपको बता देता हूं, इतना पता हो, क्योंकि HIV जब था तो स्टिग्मा बहुत था। तो हम एक एक्ट लेके आए HIV को लेके, कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनको एक्चुअली, जिस कोई बच्चा है वो HIV पॉजिटिव है तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती थी, घर रहने के लिए घर नहीं मिलेगा आपको, जॉब नहीं मिलेगी। तो तभी हम लेके आए HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट।
HIV एंड एड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तभी नाम दोनों लिखे हैं, एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसके अगेंस्ट, जो HIV पॉजिटिव है। क्योंकि HIV जो फैलता है वो बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो आपको स्टिग्मा नहीं क्रिएट करना है इन लोगों के अगेंस्ट। 2017 में आया था, रीसेंट एक्ट है, तो हमने बता दिया। तब हमें अकल आई कि भाई इनके अगेंस्ट क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जॉब्स में, स्कूल में, रेंट पे घर लेने के लिए तो पनिशमेंट दी है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा दैट पर्सन विल बी गिवन पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट। तो हमने लीगल उनको राइट्स दे दिए हैं HIV पॉजिटिव पर्सन को, ये आपको पता होना चाहिए। ये बस, और कुछ नहीं करना है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, उसको भी हम कर लेते हैं। देयर इज वन मोर थिंग, वो न्यूज में थी, तो जस्ट लेट मी टेल यू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एक, मतलब एक ट्रीटमेंट के लिए इसकी हमने एक चीज की है इन्वेंट, तो उसको पढ़ लेते हैं। न्यूज में है, यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, उन्होंने न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग अप्रूव की है कि HIV ना हो। जैसे हमने बताया था, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, PrEP, जो HIV नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ना हो वो, तो वो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है। वैसे ही ये न्यूज में है करंट में, तो इसको स्टार मार्क कर लें। इस पे पूछा जा सकता है, वो जो ड्रग है उसका नाम पूछ लेंगे, और तो क्या पूछेंगे, और कौन लेके आए ये पूछ लेंगे। यूएस में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, जैसे हमारे इंडिया में बॉडी है ना, हमने पहले से पढ़ा था क्लास में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSO। ये ड्रग्स को अप्रूव करता है कि जो ड्रग है वो अप्रूव, मतलब यूज करने लायक है कि नहीं है। तो ड्रग्स को अप्रूवल कौन देता है इंडिया में, CDSCSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स को अप्रूवल देता है। सेम यूएसए में कौन देता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फैड नहीं, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसने एक न्यू HIV ड्रग को अप्रूवल दिया है, और वो नाम क्या है उसको लिख लें, बिकॉज पेपर में वही पूछा जाएगा। अगर आपको नाम याद करना है ना, सिंपल, वो स्टार्ट होता है विद द लेटर L, अगर कुछ भी L लेटर से आए तो वो वही डाल लेंगे। तो नाम क्या है उसका, लेना कापावीर, लेना कैपावीर। अब क्या नाम है इसको अपने हिसाब से बोल लें, लेना कैपावीर, लेना कैपावीर। दिस इज अ न्यू ड्रग HIV प्रिवेंशन के लिए, HIV प्रिवेंटिव, क्योर के लिए नहीं है सर, ये ध्यान से रखें, प्रिवेंशन के लिए है कि HIV ना हो किसी को। तो हमने ऐसा ड्रग दिया है, और कुछ नहीं है, वही जो हमने आपको बताया था, कुछ नहीं है। ड्रग का नाम है क्या ये, वही प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस वही है, बस ड्रग का नाम ये है, बता हमने आपको पहले दिया था। तो जिसको भी HIV इन्फेक्शन नहीं होगी, जो HIV नेगेटिव हैं, तो वो हैं। जैसे मान लो इन इंडिया दिस दिस कई लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, तो हमें होता है कि भाई उनको ये ड्रग दिया जाए ताकि एटलीस्ट उसमें HIV ना फैल सके, बिकॉज वो जो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन में, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं HIV एक्वायर करने के, तो वो हम ये ड्रग्स उनको दे सकते हैं, वो है इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसीज, पेपर में मेंशन है पोलियो। नेक्स्ट इज पोलियो, नेक्स्ट डिसीज इज कॉल्ड एज पोलियो। इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दोनों डिसीज हम पेपर में पूछी जाती हैं, HIV और पोलियो, तो पता होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे आज के बाद कि HIV का कोई क्योर है, तो बोलोगे नहीं, प्रिवेंशन है, हाँ बिल्कुल है। कैसे, ये ड्रग आई है, नहीं, लेनाकापावीर। कौन लेके आया है, US में आई है, ये पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पोलियो को लेके, भाई क्या है ये पोलियो का पूरा सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, पोलियो इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। अब आप देखेंगे ना, पोलियो के केसेस अब नहीं है। जैसे पोलियो का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है बॉडी पे, वो होता है पैरालिसिस। मतलब पैरालिसिस किसका होता है, लेग्स का पैरालिसिस होता है। अब ना पोलियो
पहले भाई जो जनरेशन 1980s की है, 1970s की जनरेशन है, उस टाइम इंडिया में पोलियो बहुत ज़्यादा था। 1990s में जो पैदा हुए हैं, 2000 में पैदा हुए हैं, उनमें पोलियो के केसेस बहुत ही कम हैं। 1980s में बहुत ज़्यादा थे, 70s में। फिर गवर्नमेंट लेके आई ना 2 बूंद जिंदगी की, उसमें हमने इतना ज़्यादा सक्सेस अचीव किया कि हमने इंडिया में पोलियो इरेडिकेट ही कर दिया। 2014 के आसपास पोलियो इंडिया से इरेडिकेट कर दिया था हमने। कब किया? बिकॉज हमने एफर्ट्स लिए कौन से ईयर्स में? 1990s के केस में। तो 1990 में हमने ये एफर्ट्स लिए और उसका रिजल्ट मिला हमें, बाद में इरेडिकेट हो गया। पर मेन चीज क्या है कि पोलियो के केसेस 1980s में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज आप पे कितना इंपैक्ट डालती है। अगर आप देखें कि आप जब गवर्नमेंट ने अगर सही स्टेप लिए हैं तो कैसे लोगों की लाइफ्स बच जाती हैं। 2014 में इरेडिकेट किया हमने पोलियो, 2014 में एफर्ट्स लिए, 1990s में एक्टिवली एफर्ट लेने स्टार्ट किए। कल पढ़ा था ना हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कब ये स्टार्ट हुआ अच्छे से? तब ये पोलियो वैक्सीन उसमें आई। और एक तो होता है ना, हमने प्रोग्राम ले आए, प्रोग्राम इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए। तो हमने अमिताभ बच्चन को लिया ताकि रोल मॉडल अच्छे हों, लोग इन्फ्लुएंस हो पाएं कि भाई और हमने ओरल वैक्सीन रखी ताकि डालनी बड़ी आसान हो, मुंह में 2 बूंद। अगर टीका होता तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चे लगवाते नहीं, लगाने के लिए हमें स्टाफ चाहिए उसके लिए। ये तो कोई भी डाल सकता है पोलियो, तो पैरामेडिकल स्टाफ भी डाल सकते हैं, उसके कॉमन कोई भी टीचर्स हैं वो भी डाल सकते हैं पोलियो। तो हमने पूरा देखा कि भाई कैसे डालना, कैसे नहीं डालना जाएगा, पूरी कहानी समझी। पर हम पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में, पर आपको ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब पोलियो करता है वायरस, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब इसका अगर इसको पोलियो वायरस इसकी बॉडी में एंटर कर जाए, उससे इम्पैक्ट क्या होता है? पैरालिसिस। और पैरालिसिस किसमें? लेग्स में। ये होता है इतना बड़ा। और एक ऐसा है, अगर बॉडी में वायरस एंटर कर गया तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे ही वायरस एंटर किया, बस इम्पैक्ट स्टार्ट, फिर नहीं आप जा पाओगे। तो वी कैन कॉल इट एज इरिवर्सिबल पैरालिसिस। ये है पोलियो। और जब ये पैरालिसिस कर रहा है तो ये किसको इन्वेड करता है? मतलब पैरालिसिस अगर मैं बोलूं आपको सिंपल सी, जब लेग्स में हम कह रहे हैं पैरालिसिस हो गया है, तो किसको इन्वेड किया होगा इस वायरस ने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्योंकि सारी बॉडी को डायरेक्शंस कौन देता है? नर्वस सिस्टम। लेग्स काम कर रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, सब कुछ कहां से आ रहे हैं? डायरेक्शंस ब्रेन से। तो नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है। ऐसा होता है कि बॉडी का लोअर पार्ट पैरालाइज हो जाता है, लेग्स वाला। अब आता है नेक्स्ट, कैसे फैलता है? तो इट ट्रांसमिट्स बाय ओरल फीकल रूट। मतलब भाई इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे जैसे हाइजीन बढ़ती रहेगी, पोलियो अपने आप कम होता रहेगा। पोलियो वायरस फैलता है ओरल और फीकल रूट से। फीकल मतलब अगर जहां पे भाई ओपन डेफिकेशन हो रही है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं है अच्छी, तो जहां पे सैनिटेशन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वहां पे आप ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। और फीकल से जब आपको पोलियो है, एक बंदे को जब वो ओपन डेफिकेशन करेगा तो उसके फीकल में क्या होंगे? पोलियो वायरस होगा। और अगर वहां पे ओपन में है तो वहां पे क्या होंगी? मॉस्किटोज, मक्खी मच्छर, वो वहां से लेके जाएंगे। आजकल इंडिया में दुकानें भी तो ओपन ही होती हैं, रेडियां लगी हैं, वो जाके मक्खी मच्छर उस पर बैठेंगे, आप वो खाएंगे। तो ऐसे फैल रहा था पोलियो, ओरल फीकल रूट से। अब 2 तरीके हैं, या तो वायरस ही खत्म कर दो, कि आप तो बदलेंगे नहीं ओपन डेफिकेशन से, ओपन में सोच जाने से। वो है ना पंचायत सीरीज, कि प्रधान जी तो खुले में करेंगे, उनको वही मजा आता है, बिहेवियर ऐसा है। तो अगर यहां तो आप वायरस खत्म कर दो, फिर आप जो मर्जी करें। जब वायरस है ही नहीं है, फिर आप जहां मर्जी ओपन डेफिकेशन करें ना करें, मैटर ही नहीं करता है।
एक है वायरस है, पर प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी हो कि वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाएं। तो इंडिया इज वर्किंग ऑन बोथ द लेवल। इंडिया ने दोनों पे काम किया। एक तो हमने वैक्सीन दी कि आप में अगर पोलियो आ भी जाए तो आपको इफेक्ट ना करे। दूसरा हमने सैनिटेशन भी स्टार्ट किया। जैसे हमने देखा ना, गवर्नमेंट आज भी कर रही है स्वच्छ भारत अभियान, तब भी हमने किया था, क्लीनलीनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया था कि सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये अभी नहीं किया मोदी जी ने, अभी तो ये एक मुहिम बन गई है। पहले भी गवर्नमेंट ये एफर्ट्स कर रही थी सैनिटेशन वाली पे, बिकॉज बहुत सारी डिसीजेस, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, ये ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, ये सारी सैनिटेशन के कारण ज्यादा होते हैं ये प्रॉब्लम्स। अब ओरल फिकर रूट से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है ये बाकी चीजों से नहीं होती है। ओरल फिकर रूट इसका मेन रूट है, मैक्सिमम केसेस इससे होते हैं। दूसरा होते हैं दे आर कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, उससे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं पर इससे भी होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। और जब वायरस जाता है, ये कहां जाता है? दिस वायरस, पोलियो वायरस एंटर्स इनटू योर इंटेस्टाइन। जो आपकी इंटेस्टाइन है वहां पे जाके मल्टीप्लाई होता है वायरस। ये आपको पता होना चाहिए इतना सा कि क्या है पोलियो वायरस, कैसे होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वैक्सीनेशन क्या है और चीजें क्या हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये मेनली जो होता है पोलियो वायरस, जब बच्चे का इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, लेस देन 5 ईयर्स वालों में ज्यादा होता है, उसके बाद नहीं होता है पोलियो। ये लेस देन 5 ईयर्स वाले बच्चों में होता है, और वहीं के सिम्टम्स फिर अगर किसी को पोलियो हो जाए लाइफ भर रहते हैं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको होता है पोलियो, उनमें से 200 में से एक ही है जिसमें क्या होता है? पैरालिसिस। ऐसा नहीं है कि जिसको पोलियो हो गया सभी को पैरालिसिस हो जाएगा। पोलियो वायरस जिसकी बॉडी में एंटर करता है, 200 में से एक ही है जिसमें क्या होता है? पैरालिसिस होता है। तो आप देखें, इंडिया में आप देखेंगे 1980s में कितने लोग पैरालाइज थे पोलियो के कारण। तो सोचें, जितने पैरालाइज थे उससे 200 गुना तो पोलियो वायरस फैला हुआ होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोलियो का कोई क्योर है? जैसे एचआईवी का कोई क्योर नहीं है, पोलियो का कोई क्योर नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, बस हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं किससे? वैक्सीनेशन से। तो इसका कोई क्योर नहीं है। जैसे सेम जो कहानी किसकी होती है एचआईवी की, देयर इज नो क्योर। हाँ, दे इट कैन बी प्रिवेंटेड, वैक्सीन से आप वो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, डेंगू है, उसकी तो वैक्सीन भी नहीं है। एटलीस्ट इनकी वैक्सीन तो हैं, किसकी? पोलियो की। एचआईवी की तो वैक्सीन भी नहीं है। ड्रग है, एचआईवी की वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है एचआईवी की वैक्सीन? अब वही प्रॉब्लम है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एचआईवी वायरस म्यूटेट बहुत करता है, उसकी वैक्सीन बनानी है। आपने एक वैक्सीन बनाई वायरस की, वायरस चेंज हो गया, सारी वैक्सीन खत्म। तभी तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वैक्सीन है ही नहीं है, वो इसी कारण से है। पोलियो का वायरस इतना म्यूटेट नहीं होता है, तो इसकी हमारे पास वैक्सीन है, एचआईवी की नहीं है। अब इसकी वैक्सीन समझते हैं। उससे पहले समझिए, देयर आर थ्री स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हमारे ये हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिए हैं, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये 1999 में इरेडिकेट किया था, एंड दिस वाज इन द ईयर 2014 2019। टाइप 2 एंड टाइप 3 1999 और 2019 में टोटली इरेडिकेट हो गया था। इरेडिकेट मतलब ये वायरस एग्जिस्ट नहीं करता वाइल्ड में, ओपन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे वायरस तो कहीं खत्म होता है, मतलब आज ये एग्जिस्ट नहीं करता है वाइल्ड में, ओपन में। टाइप 1, 2, 3 में 2, 3 खत्म हो गया, 1 आज भी है, पर 1 जो होता है ये इतना क्या है, हार्मफुल नहीं है। तो हमें 2, 3 टैकल करना था, वो हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है, जो हमारा पोलियो है इसकी वैक्सीनेशंस जो हैं वो क्या हैं, क्या तरीके हैं, उसको समझते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ polio vaccines. One is oral polio vaccine and second one is injected polio vaccine. इसको समझते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी बोल देते हैं इसको, हमने पहले करवा दिया है आपको। हमने जब आपको वैक्सीन करवाई थी तो एक करवाई थी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसको ध्यान से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन आता होता है, क्योंकि पोलियो टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो चांसेस हैं इस पे थोड़ा डिटेल में पूछ लें, तो हमें ध्यान से करना है। इस पे क्वेश्चन बनते होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको।
ओरल पोलियो वैक्सीन मीन्स द वैक्सीन इन विच द वायरस इज लाइव एटीन्यूएटेड। ये हमने पहले बता दिया था आपको कि वायरस है, जिंदा है, एटीन्यूएटेड मीन्स वीक है। इसको इनएक्टिव बोल लें, वीक बोल लें, मतलब आप ये समझें बस ध्यान से, वायरस है, लाइव है, जिंदा है, पर वीक है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो ओपीवी वैक्सीन इज अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसको वीक बोल लें। हमने पहले बोला था इनएक्टिवेटेड, मतलब कहने का ये था जिंदा है पर वीक है, इतना एक्टिव नहीं है, पर बेटर वर्ड इज वीक। लाइव एटीन्यूएट वैक्सीन है इसकी, ओपीवी। इसमें क्या होता है, आपने पोलियो वायरस लिया, आपने वायरस को, ये जो वायरस है इसको आपने वीक किया, जिंदा है पर इतना स्ट्रांग नहीं है, यही आपने वैक्सीन के थ्रू बॉडी में डाल दिया बंदे के। अब क्योंकि ये वायरस है, आपकी बॉडी में है बट वीक है, तो बॉडी ने उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली। कल को जब आपको एक्चुअली में पोलियो आपकी बॉडी में एंटर करेगा वायरस, तो आपकी एंटीबॉडीज बनी होंगी, आपकी बॉडी उस पर अटैक कर देगी। गुड। पर प्रॉब्लम क्या है, हमने आपको एक चीज बताई, जब आपने बंदे की बॉडी में पोलियो वायरस डाल ही दिया है, चाहे वो वीक है, कल को उसके फीकल में भी इसके स्ट्रेन मिलेंगे पोलियो वायरस के। जो वायरस आपने उसकी बॉडी में डाला है, स्ट्रेन्स मिलेंगे उसके। और वो वायरस कहां से आया है, वैक्सीन से, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। तो जिसने ओपीवी वैक्सीन हमने जिसको दी बच्चे को, अगर इंडिया में ओपन डेफिकेशन है, तो उस बच्चे के फीकल में भी उस वायरस के स्ट्रेन्स होंगे, जो कहां से आए होंगे, वैक्सीन से आए। उसको बोल देंगे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो क्या बोल देंगे, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब क्योंकि इसके फीकल में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, और क्योंकि इंडिया में ओपन डेफिकेशन है, सैनिटेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो फीकल वेस्ट मटेरियल है जिसमें पोलियो वायरस के स्ट्रेन्स हैं जो वैक्सीन से आए हैं, ये अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लेट्स सपोज इस फीकल से ये वायरस किसी और चाइल्ड की बॉडी में चला गया। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमने आपको बताया कि इंडिया में मक्खी मच्छर तो है ही ओपनली अवेलेबल, किसी बच्चे को हमने पोलियो वैक्सीन दी। कौन सी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसमें लाइव एटीन्यूटेड वायरस था पर वीक था। जब उस बच्चे ने वायरस उस वैक्सीन ली, तो उसकी बॉडी के वेस्ट में भी वायरस जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वीडीपीवी, वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। अब क्योंकि उसके वेस्ट जो एनवायरनमेंट में ही है, क्योंकि ओपन डेफिकेशन इंडिया में है, तो उससे मक्खी मच्छर उस वायरस को कहीं और ले जाएंगे। और किसी बच्चे ने कुछ खा लिया बाहर से, छोटे बच्चे ने, तो उसमें भी क्या चला जाएगा, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस उसमें चला गया। अब क्या हुआ, जब उसमें वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस गया, अब इससे दो चीजें हो सकती हैं। लेट्स सपोज दो तरह के बच्चे हैं, एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो इन्फेंट्स हैं, लेट्स सपोज कोई कुछ हेल्दी होंगे, कुछ अनहेल्दी होंगे। जो हेल्दी होंगे उनमें जब ये वायरस जाएगा, ये नेचुरल वैक्सीन का काम करेगा, क्योंकि भाई हमने पहले ओपीवी में ऑलरेडी वीक वायरस डाला था, ऑलरेडी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन थी, वायरस वीक था। जब वो फीकल में वायरस आएगा, वो और वीक हो जाएगा ना भाई। तो जब वो किसी चाइल्ड में जाएगा, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, अगर वो हेल्दी चाइल्ड में जा रहा है, दिस विल एक्ट एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। दिस विल एक्ट एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब हमने एक्टिवली नहीं डाला वो टीका, वो तो अपने आप, इंडिया की सोसाइटी इतनी अच्छी है, सैनिटेशन इतनी अच्छी है, ओपन डेफिकेशन है, बच्चे ने अपने आप एटमॉस्फेयर वैसे वैक्सीन ले ली। क्या है वो, पैसिव इम्यूनाइजेशन। बट अगर चाइल्ड इज अनहेल्दी, तो दिस वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस से भी उसको क्या हो सकता है, पोलियो हो सकता है। क्योंकि अगर वायरस वीक भी है पर आप अनहेल्दी हैं, देन दिस वीक वायरस, विच इज वेरी वीक इन फैक्ट, बिकॉज हमने वीक वायरस तो डाला था,
और वो बाद में और वीक हुआ होगा, वो अगर आप इतने ज्यादा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अनहेल्दी हैं, तो आपको पोलियो हो सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। एक पोलियो हो रहा है जो वायरस से हो रहा है, उसे बोलते हैं पोलियो वायरस। एक है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, नॉर्मल पोलियो एंड वैक्सीन ड्राइव पोलियो। ये भी होता है कंट्रीज में जहां पे जो चाइल्ड हैं वो बड़े अनहेल्दी हैं और जहां पे सैनिटेशन बहुत खराब है, वहां पे टीकाकरण से भी पोलियो फैलेगा, बट इसके केसेस बहुत कम होते हैं किसके, ओपीवी के। तो आप बोलोगे अगर ओपीवी से वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस हो सकता है, देन व्हाई इन इंडिया वी गिव ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरियो आ रहा है दिमाग में, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरियो बिस्कुट खा रहे हैं आजकल हम, तो ओरियो आ रहा है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये बच्चे को देना बड़ा आसान है, 2 बूंद जिंदगी की। जो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन पढ़ेंगे अभी, उससे टीकाकरण कहते हैं, टीका लगाना पड़ता है, दैट इज लिटिल टफ। तो हमने देखा कि इंडिया में पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा हैं। बेस्ट वैक्सीन क्या है, ओरल वैक्सीन। उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या है, बच्चों को क्या हो जाएगा, पोलियो हो सकता है। पर बिकॉज इंडिया में पोलियो बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा फिर हम ओरल पोलियो वैक्सीन से जल्दी वैक्सीनेशन दे पाएंगे, और जो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस है उसके चांसेस वैसे ही बहुत कम हैं। और दूसरा, हम सैनिटेशन पे भी काम करेंगे ताकि क्या हो, वो वीडीपी जो है, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो है, वो वैसे ही बहुत कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कौन सा पाथ चुना, ओरल पोलियो वैक्सीन का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी वैक्सीन इज कॉल्ड एज, पर आपको ये टर्म नहीं भूलनी है आपको, व्हाट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। कुछ टीकाकरण अपने आप भी हो जाते हैं नेचर में, वो है ये। अगला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्या है, अब ना मैंने यहां वर्ड यूज किया इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, सॉरी इनएक्टिवेटेड नहीं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। टीकाकरण आईपीवी, वो क्या था, ओपीवी। अब आईपीवी में क्या होता है, द वायरस इज नॉट लाइव और वीक, द वायरस इज इनएक्टिव, काम ही नहीं कर रहा है। तो यहां वर्ड यूज करते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब एक्टिव है ही नहीं है वो, मतलब ये वायरस से आपको डिसीज नहीं हो सकती है। अगर आपने इनएक्टिव वायरस डाला बॉडी में, तो वो क्या बनाएगी, बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज। पर जब जिसको हमने आईपीवी दिया है, अगर वो बच्चा ओपन में डेफिकेट करता है, तो क्योंकि वो वायरस है ही नहीं है, तो उसके फीकल में वायरस हुआ ही नहीं, तो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो होगा ही नहीं, बिकॉज वायरस क्या है, इनएक्टिव है, डेड मान लें आप। उसमें लाइव था, वीक था, पर था तो, चांसेस तो हैं कि वायरस तो लाइव तो है चाहे वीक है। यहां पे क्या है, इनएक्टिव है, दैट्स व्हाई आई यूज अ वर्ड वीक, नॉट इनएक्टिव देयर। तो वहां पे लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है वीक, इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव। तो इससे वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो नहीं होता है, बट प्रॉब्लम यह है इसको देना बड़ा मुश्किल काम है, टीका लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये होना, ये चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि टीका लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ये है पोलियो को लेके चीजें। अब ना एक और डिसीज है न्यूज में, उसको भी करते हैं, पर यहां तक समझ में आया क्या है पोलियो का पूरा सिनेरियो। और आपको पहले ही बताया था, पोलियो बच्चों में ही होता है, लेस देन 5 ईयर्स, ये चीजें पता होनी चाहिए, वैक्सीन भी पता होने चाहिए, इससे पे क्वेश्चन आएगा जो आपको होता है। अब एक और डिसीज चल रही है, उसको करते हैं, क्या है ये, इसको देखते हैं। हमारा एक क्लास, 2 क्लासेस और लगेंगी हेल्थ वाले डिसीज वाले को, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर हमारा ये हेल्थ वाला कंप्लीट हो जाएगा। वो है डिसीज कॉल्ड एज ट्रैकोमा, ये करंट अफेयर्स में है, ट्रैकोमा। इंडिया ने, अभी इंडिया को बोला गया है कि इंडिया से ट्रैकोमा एलिमिनेट हो गया है, तभी न्यूज में आई दैट इंडिया से ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये डिसीज क्या हो गया, एलिमिनेट हो गई है। जैसे पोलियो हुआ था एलिमिनेट 2014 में, अब ट्रैकोमा भी क्या हो गया, एलिमिनेट। क्या होता है ट्रैकोमा, कैसे होता है, वो पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, बिकॉज ये न्यूज में है, बिकॉज इंडिया हैज एलिमिनेटेड दैट डिसीज, तो हमें ये पता होना चाहिए। पहले
दो कंट्री हैं, नेपाल एंड म्यांमार, उन्होंने इसको एलिमिनेट किया था। दुनिया में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में। दुनिया में तो बहुत जगह पे नहीं है ये सारी डिसीज डेवलपिंग कंट्रीज की होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, ये साउथ ईस्ट एशिया की पहले इन दो कंट्रीज ने एलिमिनेट कर दिया था। इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। ये फैक्ट है, ये पहले ये पता होना चाहिए। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री, इट इज द थर्ड कंट्री। पहले नेपाल और म्यांमार ने इसमें काम कर दिया है, पता नहीं कैसे कर दिया म्यांमार ने, आर्मी रूल है पर कर दिया था। ऐसे कई स्टेट्स अच्छा काम भी कर रही हैं, कंट्रीज अच्छा काम भी कर रही हैं। अब पहला चीज आती है, ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नॉट अ वायरस। पेपर में नहीं समझ में आएगा, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमासिस। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ही है, दैट्स कॉल्ड एज क्लैमोडिया, CHLAMYDIA, क्लैमिडिया ट्रैकोमासिस, तभी ट्रैकोमा है। TRACHOMATIS, क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस, तभी ट्रैकोमा होता है। पर मेन चीज क्या है, बैक्टीरिया कॉज करता है। अब इससे इंपैक्ट किस पे होता है, हर ऑर्गन होते हैं ना, कोई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, कोई आपके CD4 सेल्स को अटैक करता है। तो दिस इज बेसिकली इंपैक्ट आईज, और इससे क्या हो जाती है, इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। जैसे इररिवर्सिबल होता है ना पैरालिसिस, इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस आंखों पे इंपैक्ट करता है, मतलब ये आईज की है। तो एटलीस्ट इतना तो पता हो कि दिस डिसीज इज रिलेटेड टू आईज। इसे 5-6 पॉइंट हैं बस। पहला पॉइंट ये था जो हमें करवाया, ये 0 लिख लें इसको, 0 पॉइंट ये था पहला, ये दूसरा ये। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस डिसीज इज बेसिकली थ्रू फ्लाइज, मतलब कैसे फैलती है, तो दैट इज थ्रू फ्लाइज। ऐसे नहीं है ये एयर ओवर से नहीं फैलती है, थ्रू फ्लाइज फैलती है ये है तीसरा पॉइंट। तीसरा मतलब चौथा हो गया, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0, 1, 2 एंड 3। एंड चौथा है, दिस डिसीज इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस डिसीज इज कॉल्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। क्या होता है इसका मतलब, ये समझना बड़ा जरूरी है। WHO ने इसको ये बोला हुआ है। हमने आपको बोला ना कि ये जो डिसीजेज होती हैं ये गरीब कंट्रीज की होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की होती हैं। अब WHO ने बोला है कि दिस ट्रैकोमा इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। क्या है इसको समझते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को, और हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा विच डिसीजेस कम्स अंडर दिस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। अगर आप दुनिया देखेंगे ना, ये ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक, सॉरी ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक भी बना सकते थे हम, इक्वेटर नीचे बना देते। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ज्योग्राफी पढ़ते होते हैं ना, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ ऑफ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यू स्टडी ऑल दोज थिंग्स इन ज्योग्राफी, बेसिक आप पढ़ते हैं 9th 10th में 8th में। अब ना पता नहीं भगवान की क्या कृपा है, आप देखेंगे सब गरीब भी कहाँ रहते हैं, इसी एरिया में ज़्यादा रहते हैं, या थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो सारे गरीब आ जाएंगे दुनिया के। सबसे ज़्यादा डिसीज़ कहाँ होती है, मलेरिया, डेंगू कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। इसका लॉजिक भी है, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी होती है, पानी भी है और टेम्परेचर भी है, जिनमें सारे जो हैं ये मॉस्किटोज एग्जिस्ट करते हैं, फ्लाइज एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत सारी डिसीजेज मॉस्किटो और फ्लाइज करते हैं, वो होते ही इस एरिया में ज़्यादा है। मलेरिया में सुना कि यूएसए में मलेरिया हो गया, नहीं, वो कहाँ का काम है, ट्रॉपिकल का। अब जो मेडिसिन बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, मेडिसिन आर डेवलप्ड बाय दीज कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ऑरेंज वाले। प्रॉब्लम व्हाइट वाली क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में।
तो ऑरेंज में डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, यूएसए, यूरोप, सारा इसमें आता है। मेडिसिन बनाते कौन है, रिसर्च कौन करते हैं, ये कंट्रीज। जो कुछ डिसीजेस हैं जो कहां पे हैं, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे ट्रैकोमा इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, मलेरिया इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, डेंगू इज इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब डेवलप्ड कंट्रीज इनके लिए वैक्सीन नहीं बना पाती हैं क्योंकि उसके कारण इन पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, कैंसर इज अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो एज वेल एज इन डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। तो कैंसर में देखेंगे बहुत ज्यादा रिसर्च होती रहती है, कैंसर को लेके बहुत सारी रिसर्च हो रही है। हमने देखा ना, कैंसर को लेकर कार टी सेल थेरेपी आई है, हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। कैंसर को डील करने के लिए कार टी सेल थेरेपी आई है, शायद हमने आपको बता भी दिया हो, शायद बताया भी दिया है हमने आपको, कार टी सेल थेरेपी। अब कैंसर क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में भी है तो इसकी रिसर्च हो रही है। अब जो डिसीजेस सिर्फ इस ट्रॉपिकल रीजन में है, डेवलपिंग कंट्रीज में, उन पे रिसर्च नहीं हो रही है, तो बोल देते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। नेग्लेक्टेड इन द सेंस दीज डिसीजेस आर नेग्लेक्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ मेडिकेशन फॉर दो डिसीजेस। तो ट्रैकोमा भी उसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि कौन कौन सी डिसीजेस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आती हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी लिख लो, लिखो टाइप्स ऑफ, या देखो डिसीजेस अंडर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज 5-6 डिसीज लिख लो ताकि पेपर में आए तो पता हो कौन कौन सी डिसीजेस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आती हैं। तो पहला लिखें, इसमें पहला भी आपको बता दिया कौन सा, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज द फर्स्ट डिसीज इन दैट। पहला है ट्रैकोमा, इसमें 5-6 हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, एक डिसीज होती है लेप्रोसी। ट्रैकोमा तो आपने लिख लिया है, लेप्रोसी सुना है आपने? एक इंडियन पर्सनालिटी थी, लेडी थी बड़ी, जिन्होंने इसके लिए, लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए काम किया। लेप्रोसी इज ऑल्सो अंडर दिस, जिसका कोई ट्रीटमेंट ढूंढा ही नहीं गया है, कोई काम ही नहीं कर रहा है इस पे, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। डेंगू एंड चिकनगुनिया कहाँ पे होता है? इसका कोई मेडिसिन है? डेंगू चिकनगुनिया कुछ नहीं है। मेडिकेशन मतलब कोई ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है? मेडिकेशन मतलब क्योर के लिए। डेंगू चिकनगुनिया अब वैक्सीन बननी स्टार्ट हुई है इन पे, डेंगू पे। पहले तो कितनी देर से है, कोई बना ही नहीं है। डेंगू चिकनगुनिया, ट्रैकोमा, लेप्रोसी। जब डेंगू होता है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर कि भाई कोई फ्रूट्स खा लो, ड्रैगन फ्रूट खा लो, ज़्यादा पानी पी लो, अपने आप खत्म हो जाएगा। मेडिसिन नहीं है इसकी, अब आ रही है धीरे धीरे, वो बात अलग है, पर ऐसा पहले नहीं आई थी। तो अभी भी क्या है, निगलेक्टेड है ये। एक बड़ा होता है लेशमैनियासिस, ये हम पढ़ेंगे नाम, डिसीजेज हैं। लेशमैनियासिस, दिस इज ऑल्सो अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक फिलिरियासिस। ये सारे डिसीज आपको याद करने पड़ेंगे। 5th वन इज लिम्फ नोड्स होते हैं ना, उस पर अटैक करती है, लिम्फेटिक। ये आपको सारे डाउट आ रहे होंगे कि क्या है, ये बताएंगे सारे, सब कुछ बताएंगे आने वाली क्लासेस में, सब आएंगे ये। जैसे ये आपको बता दिया है ना, ये आपको पता है, ये आपको बताएंगे लेप्रोसी, लेशमैनियासिस, लिम्फेटिक फिलिरियासिस, ये सारी डिसीज आपको बताई जाएंगी, टेंशन ना लें। पर लिख लें कि ये सारी किस में आती हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आती हैं। 6th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज रेबीज। एक हमने कल पढ़ा था, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस, जिससे डीवॉर्मिंग थी। ये इंडिया में ही होता है, साउथ मतलब गरीबों में होता है ये, कि पेट में कीड़े हैं। फॉरेन में नहीं है ये डिसीजेस, बिकॉज ये सारे हाइजीन के कारण ज़्यादा हैं। लिम्फेटिक फिलिरियासिस, एक आपको बताया सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस। ये हो गई हैं 6। दिस 6 आर द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज जो आपको याद करनी है, आपको एटलीस्ट ये पता हो। जैसे इसमें टाइफॉइड नहीं है, कुछ नहीं है तो उनको डिलीट भी कर सकते हो। एक पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो है वो लिख लो, साथ में जो नहीं है वो भी लिख लो कि कौन कौन सी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे स्नेक बाइट होता है ना,
यॉज होते हैं, ये सारे इसी में आते हैं। स्नेक बाइट का जो कोई ट्रीटमेंट है, आज भी हम भगवान भरोसे चल रहे हैं। स्नेक बाइट, यॉज होते हैं, ये है। टाइफॉइड नहीं है इसमें, टीबी नहीं है इसमें, टीबी में काम चल रहा है, एचआईवी नहीं है इसमें, तो कैंसर नहीं है इसमें कोई ऐसा। तो कहने का मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में ये आती हैं। अब पेपर में एग्जामिनर कैसे बनाता है, 3 इसमें से डाल देगा वो, कुछ मतलब उसको 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन बनाने हैं, 2 इसमें से डाल देगा, 2 जो नहीं है वो डाल देगा। अब जो वो जो नहीं है आपको वो भी तो करनी पड़ेंगी ना, मतलब आपको, आप ये देखो कि ये हैं 8 जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं, आपने याद कर ली। अब पेपर में इनमें से आएंगे 2 ऑप्शंस, 2 आएंगे जो नहीं है। अगर आप अपनी कॉपी में पहले ये भी सोच लो कि जो नहीं है और जो एग्जामिनर बनाएगा जो मुझे लगेंगे वो हैं, तो मैं पहले लिख देता हूं उसको कि ये जो नहीं है, ताकि पेपर में जाके ये ना आए क्या पता टाइफॉइड भी होता, मैंने तो 8 ही पढ़ी हैं, क्या पता और भी नंबर होते, तो कंफ्यूज में हो जाओगे। तो आप मान लो ये डिसीज ऐसे 25 हैं, 20-25 हैं, अब सारी की सारी याद तो नहीं करोगे, तो आपने 8-9 याद कर ली और देख लिया कौन सी नहीं है, 4-5 वो कर ली। अब पेपर में जो भी आएगा आपको पता होगा कौन सी है और कौन सी नहीं है। और जो नहीं है ना, वो बड़े कॉमन से नाम होंगे, मतलब एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो जो क्वेश्चन में जो है एक्चुअली में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, उनको तो कॉपी पेस्ट कर देगा। इन्हीं में से स्नेक बाइट लिख दी, लिम्फेटिक फिलरेसिस लिख दिया, यहाँ तो वो दिमाग नहीं लगाएगा, ये तो आंसर में लिखा है, मतलब ये तो लिखा हुआ है, यहां से देखेगा और डाल देगा लिप्रोसी ये वो। अब जो नहीं है तो वो क्या करेगा, नहीं के लिए पूरी लिस्ट, तो उसने लिस्ट देखी, पूरी लिस्ट में देखेगा कौन सा नाम नहीं है, तो वो क्या करेगा, कॉमन से नाम उठाएगा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अब वो देखेगा टीबी जो है वो एनडीटी का पार्ट नहीं है, तो उसने क्या लिख दिया, टीबी लिख दिया। जो गलत होंगी उसमें कोई यूनिक सा नाम नहीं ढूंढेगा वो, उसमें वो कॉमन से नाम ढूंढेगा जो सुने सुने से होते हैं पर उसमें नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे कि जो हैं और कुछ कॉमन नाम जो लग सकते हैं होंगे इसमें पर नहीं है, वो आप क्रॉस करके पहले लिख लोगे ताकि पेपर में जाके डाउट ना आए। दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। जो है सिर्फ वो नहीं पढ़ना है, जो नहीं है वो भी पढ़ना है, ताकि पेपर में जाके डाउट ना आए कि क्या ये था या नहीं था। और आपको बता दिया कि जो आंसर होता है वो तो एग्जामिनर के पास होता है, जो उसको स्टेटमेंट गलत बनानी होती हैं वो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाता, वो बड़ा ही कॉमन चीजों को गलत बनाता है। दिस इज द वे हाउ द क्वेश्चंस आर सेट। आया समझ में? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग हेल्थ और डिसीजेस वाले टॉपिक। ठीक है, so thank you so much, we'll see you soon in the next session.